हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th में एसएसटी इतिहास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है 18वीं सदी का भारत, यानी कि 18th सेंचुरी में भारत कैसा था 18वीं सदी में। तो 18वीं सदी के दौरान भारत जो है आर्थिक गतिविधियों का एक ऐसा केंद्र बन गया था जिससे हर विदेशी राष्ट्र व्यापार कर उसका पर अपना आधिपत्य मतलब अधिकार जमाने को आतुर था। औद्योगिक माल के उत्पादन में, यानी कि उद्योगों में, फैक्ट्रियों में जो माल होता है उसके उत्पादन में एक अग्रणी राष्ट्र था भारत। यहाँ पर उच्च कोटि का सूती एवं रेशमी कपड़ा, मसाले, नील, शक्कर, औषधियां एवं बहुमूल्य रत्न किसी भी राष्ट्र को लालायित करने के लिए काफी थे, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थे। 18वीं शताब्दी को कुछ विदेशी इतिहासकार अंधकार काल का नाम भी देते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि 18वीं शताब्दी में भारत में विदेशी कंपनियां अपना व्यापार करने के लिए आ गई थी तथा उन्होंने भारत में विशेषकर बंगाल व तटीय क्षेत्र में व्यापार आरंभ किया, जिसके कारण 18वीं शताब्दी को भारत की आर्थिक उन्नति का काल भी कहा जाता है। अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? हम इसमें अध्ययन करेंगे 18वीं शताब्दी के भारत की स्थिति, मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष, पानीपत का तीसरा युद्ध, प्रमुख राज्य कौन से थे और विदेशी शक्तियों के आगमन के क्या कारण थे। यहाँ पे हम ये चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। 18वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में मुगल साम्राज्य बिखर चुका था। मुगल शासकों ने जिस कूटनीति का सहारा लेकर जो साम्राज्य संगठित किया था उसका शाहजहां और औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति एवं गैर मुस्लिमों पर अत्याचार के कारण पतन शुरू हुआ। हमने पीछे पढ़ा था कि औरंगजेब जो था वो एक कट्टर मुगल था और उसी की गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करने के कारण ही उनका जो है वो पतन का कारण बना। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर अनेक स्वतंत्र राज्यों का निर्माण शुरू हुआ और ये राज्य कौन कौन से थे? बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, केरल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, राजपूताना, मराठा और पंजाब में सिख आदि थे। इन राज्यों की जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मराठा शक्ति का उत्कर्ष, यानी कि इसका उदय जो है वो कैसे हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, यानी कि औरंगजेब जो था वो मुगल शासकों में सबसे कट्टर था, जिसने अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर और बहुत सारे कर जो थे वो धार्मिक कर समाप्त कर दिए थे, लेकिन औरंगजेब ने उनको वापस से लागू कर दिया था, जिसके कारण जनता में अंदर ही अंदर विद्रोह जो है बढ़ गया था। और इसके शासनकाल में छत्रपति शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1689 ईस्वी में संभाजी को अपने परिवार के साथ मुगल सेनाओं द्वारा पकड़ा गया। संभाजी का कत्ल कर दिया गया और उसके पुत्र शाहू को बंदी बना लिया गया। संभाजी की मृत्यु के पश्चात राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी मराठों का राजा बना और उसके नेतृत्व में मराठों ने अपना संघर्ष जो है वो जारी रखा। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो गई। राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने मुगलों के विरुद्ध शक्तिशाली संघर्ष जारी रखा। उसने अपने 4 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाया, जो शिवाजी द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। मराठों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब जो था उसकी मृत्यु हो गई। उस समय शाहू जो था वो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह की कैद में था। आजम शाह ने मराठों में फूट डलवाने के लिए संभाजी के पुत्र शाहू को जेल से मुक्त कर दिया।
अनेक मराठा सामंतों ने महाराष्ट्र पहुंचने पर शाहू का स्वागत किया, परंतु ताराबाई कौन थी? ये हमने यहाँ पढ़ा था, राजा राम की पत्नी थी। शाहू का किसी प्रकार से भी समझौता करने से उससे मना कर दिया। मराठे जो थे वो दो भागों में बट गए। प्रमुख मराठा सामंत शाहू के खेमे में आने लगे। 1 जनवरी 1707 ईस्वी को शाहू को 17 पर इसने अधिकार कर लिया और 12 जनवरी 1708 ईस्वी को 17 में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। किसे? बालाजी विश्वनाथ को। शाहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का तेजी से विकास हुआ। मराठा प्रभुत्व न केवल दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत में भी स्थापित हुआ। 15 दिसंबर 1749 ईस्वी को छत्रपति शाहू जी का देहांत हो गया। शाहू के शासनकाल में पेशवाओं का उत्कर्ष हुआ, यानी कि उन्नति हुई, जिन्होंने महाराष्ट्र को न केवल राजनीति, स्थायित्व और शांति प्रदान की बल्कि मराठा राज्य का भी तेजी से विस्तार किया। मराठा शक्ति न केवल दक्षिण भारत में श्रेष्ठ बनी, उत्तम बनी, बल्कि उत्तर भारत में भी मराठा शक्ति का लोहा माना जाने लगा। बालाजी विश्वनाथ एवं बाजीराव महान पेशवा थे। बालाजी ने मराठा संघ की नींव डाली। मराठा संघ की नींव किसने डाली? बालाजी ने। शिवाजी के शासनकाल में प्रशासन कार्य अष्ट प्रधान करते थे और उन्हें राजकोष से नकद वेतन मिलता था। शिवाजी ने न तो जागीर प्रथा प्रारंभ की और न ही पदों को वंशानुगत किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद यह व्यवस्था भी समाप्त हो गई और उसके स्थान पर जागीर प्रथा प्रारंभ हो गई और 1719 ईस्वी की संधि के अनुसार मराठों को 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेश मुखी कर जो थे वो वसूल करने का अधिकार मिला, लेकिन बालाजी ने उसे भी विभिन्न मराठा सरदारों में जागीर के रूप में बांट दिया। ये सामंत जो थे अपने क्षेत्रों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे। पेशवा क्या है, आप विचार करें। इन्हें प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। किसको? पेशवा को। ये शासन की कार्य कुशलता का ध्यान रखते थे। प्रमुख पेशवा जो है इस प्रकार है: बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव। अब ये दोनों नाम मिल गए हैं, बालाजी और बाजीराव। और फिर है माधवराव। दिल्ली का मुगल दरबार जो था वो षड्यंत्रों का केंद्र था। इन षड्यंत्रों के कारण ही मराठों को दिल्ली दरबार में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1752 ईस्वी में सम्राट और पेशवा के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार सम्राट ने मराठों को मुगलों के अधीन क्षेत्र जो थे पंजाब, राजपूताना, सिंध, मुल्तान आदि से चौथ लेने का अधिकार दे दिया। इसके बदले में मराठों ने मुगलों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेवारी जो है वो अपने ऊपर ले ली। दिल्ली दरबार में हिंदुस्तानी अमीर और तुरानी अमीरों के 2 दल थे। कौन से 2 दल थे? एक थे हिंदुस्तानी अमीर और एक तुरानी अमीर। ये दोनों दल जो थे एक दूसरे के विरोधी थे। मराठों ने हिंदुस्तानी अमीर वर्ग का समर्थन किया। मराठे इस वर्ग के साथ मिलकर सम्राटों को गद्दी पर बैठाने और उतारने लगे। तुर्रानी दल ने विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसके कारण कब हुआ? 1761 ईस्वी में। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अब्दाली के बीच पानीपत का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ। पानीपत के 2 युद्ध पहले हो चुके हैं, 1526 में और 56 में। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए और अनेक मराठा सरदार युद्ध क्षेत्र में मारे गए। इस युद्ध में मराठों की अपार जन हानि हुई। पेशवा की शक्ति जो है वो कमजोर हो गई और मराठा साम्राज्य उत्तर भारत से पीछे हट गया।
फिर है बंगाल। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की बंगाल के मुगल सूबेदार के रूप में नियुक्ति हुई। उन्होंने मुगल साम्राज्य की पतनावस्था से लाभ उठाकर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन वह मुगल सम्राट के सेवक के रूप में व्यवहार करते हुए उसे वार्षिक भेंट भी भेजता रहा। उसने बंगाल में शांति स्थापित की और विद्रोही जमींदारों पर नियंत्रण रखा। मुर्शीद कुली खां की 1727 में मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का शासक बना। 1739 ईस्वी में उसका अयोग्य पुत्र सरफराज खां बंगाल का शासक बना, जिसे हटाकर अलीवर्दी खां ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की। 1740 ईस्वी में स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक उसने घोषित कर दिया। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि पहले मुर्शीद कुली खां था, उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का शासक बना, फिर उसका पुत्र जो था सरफराज, जो कि अयोग्य था, उसमें शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी, निर्णय लेने की अक्षमता नहीं थी, तो उसे हटा करके अलीवर्दी खान जो था वो बंगाल का नवाब बन गया और उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया। उसके शासनकाल में यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल में अपने व्यापार का प्रसार किया। अब ये इम्पोर्टेंट है कि यूरोपीय की जो कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां, इन्होंने अपने व्यापार का प्रसार किस शासक के काल में किया था? अलीवर्दी खां के समय। उसने अपने शासनकाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अपने नियंत्रण में रखा और अंग्रेजों को कलकत्ता और फ्रांसीसियों को चंदननगर में अपनी कोठियों की किलेबंदी करने की आज्ञा नहीं दी। उसकी मृत्यु के उपरांत सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां ने अपने उत्तराधिकारी यानी कि उसके पुत्र सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के प्रति सावधान रहने का परामर्श भी दिया था, लेकिन सिराजुद्दौला जो था वो अनुभवहीन था। उसका अंग्रेजों से संघर्ष हो गया। नवाब के द्वारा अंग्रेजों की किलेबंदी करने पर नवाब ने अंग्रेजों के कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। वे अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। षड्यंत्रों के द्वारा अंग्रेजों ने नवाब को अपदस्थ करने की योजना बनाई, यानी कि उसे गद्दी से उतारने की योजना बनाई। इस योजना में नवाब के जो सेनापति और बंगाल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को लालच देकर अंग्रेजों ने खरीद लिया, जिसके कारण 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई, क्योंकि उसका जो सेनापति था और कुछ प्रमुख व्यक्ति थे उनको तो अंग्रेजों ने पहले ही खरीद लिया था और फिर युद्ध में हार होना उसका निश्चित था। उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब हो गया। कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। ऐसी स्थिति में इनसे अंग्रेजों ने खूब धन लूटा। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो वह बंगाल की स्थिति को सुधारना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों से अनबन होने के कारण उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता की प्रार्थना की। उस समय मुगल सम्राट शाह आलम भी वहीं था। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को सबक सिखाने की योजना बनाई। किसने? मीर कासिम ने और शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को सबक सिखाने की योजना बनाई और इसके फलस्वरूप 1764 ईस्वी में इनका अंग्रेजों से बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। युद्ध में तीनों की सेना हार गई और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल जो है कंपनी के शासन की बेड़ियों में जकड़ गया। क्या आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज्य की औपचारिक नींव 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के साथ ही रखी गई थी तथा 1798 ईस्वी में लॉर्ड मार्क्विस वेलेस्ली, जिसे हम मोस्टली लॉर्ड वेलेस्ली के नाम से जानते हैं, ने सहायक संधि की नीति अपनाई। अब नेक्स्ट है अवध। अवध के स्वतंत्र
राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खां बुरहान उल मुल्क ने। उसकी नियुक्ति 1722 ईस्वी में अवध के मुगल सूबेदार के रूप में हुई थी। उसने विद्रोही जमींदारों को दबाया, उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की और उन्हें भू राजस्व देने पर विवश किया। उन्होंने प्रशासन एवं सेना को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया। उसने अवध के किसानों की दशा को भी सुधारने का प्रयास किया, जमींदारों के अत्याचारों से उनकी रक्षा की और 1739 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा जो था, किसकी? सादत खां बुरहान उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा सफदरजंग अवध का शासक बना। उसने रूहेलों और पठानों के विरुद्ध संघर्ष किया, यानी कि युद्ध किया। उन्होंने मराठों और जाटों के प्रति मित्रता की नीति अपनाई और रूहेलों और पठानों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त की। सफदरजंग ने 1754 ईस्वी तक शासन किया। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में यहाँ का नवाब सुजाउद्दौला जो था वो अंग्रेजों से हार गया, यानी कि इसके बाद कौन नवाब बना? सुजाउद्दौला। और 1764 में बक्सर के युद्ध में वो अंग्रेजों से हार गया। उसके बाद है राजपूत राज्य। राजपूताना के प्रमुख राजपूत राज्यों ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी शक्ति का पुनः विकास किया। प्रमुख रूप से आमेर, मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं ने अपनी शक्ति में वृद्धि की, यानी कि उनको बढ़ाया। आमेर अलग अलग से पढ़ते हैं इनको। आमेर के राजा शासक जो थे वो थे सवाई जयसिंह। 1681 से 1743 ईस्वी तक राजपूत राजाओं में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने 1708 ईस्वी में अपने पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने जयपुर नगर की स्थापना की। अब देखना, सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की, जो आज भी राजस्थान का सुंदर नगर माना जाता है। उसने कला और विज्ञान में बड़ी रुचि ली। वह अपने युग का एक महान खगोल शास्त्री था। उसने जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में वेधशालाएं बनवाई। सेकंड है मारवाड़। यहाँ भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजा अजीत सिंह ने स्वतंत्रता की घोषणा की। मारवाड़ को अधीन रखने के लिए मुगल शासकों ने प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे और राजा अजीत सिंह ने अपने पूर्वजों के राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। उसके बाद है बूंदी। इस समय यहाँ राव सुरजन हाडा के वंशज बुद्ध सिंह ने भी स्वयं को स्वतंत्र राज्य जो है वो घोषित किया, जिसे आगे चलकर मुगल शासक फर्रुखसियर ने मान्यता दी। इस वंश ने यहाँ विशिष्ट चित्रकला शैली का विकास भी किया। 18वीं शताब्दी में यहाँ कई शासकों ने शासन किया, जैसे राजा दिलेर सिंह, उमेद सिंह, अजीत सिंह। राजपूत राज्य जो थे इस शताब्दी में निरंतर विकास और विस्तार करते रहे तथा इन्होंने अपने साम्राज्य को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है सिख राज्य। 18वीं सदी के प्रारंभ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का आंदोलन धार्मिक आंदोलन से एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसका मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को समाप्त करना था, जिसका नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। बंदा बहादुर ने लोहागढ़ को प्रथम सिख राज्य की राजधानी बनाया। किसको? लोहागढ़ को। उसमें मुगल शासक फर्रुखसियर ने सिखों के विरुद्ध सेना भेजी। बंदा बहादुर बंदी बना लिए गए। 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की निर्दयता से उसका वध कर दिया गया। सिखों को अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी झेलने पड़े। सिखों ने बिना विचलित हुए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से अब्दाली को खदेड़ दिया। कालांतर में पंजाब में 12 मिसलें अस्तित्व में आई। कितनी? 12। राजा रणजीत सिंह की सुकर चकिया मिसल जो है वो प्रमुख थी। कौन सी? सुकर चकिया मिसल, जिसने अफगानिस्तान तक के क्षेत्र को जीतकर सिख साम्राज्य का विस्तार किया। रणजीत सिंह ने अपनी सेना का यूरोपीय ढंग से गठन किया। उसके बाद है हैदराबाद। दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 ईस्वी में। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
जिसके इनाम के तौर पर मुगल शासक ने उसे दक्षिण की सूबेदारी दी। दिल्ली दरबार में गुटबंदी होने व मुगल सम्राट की निर्बलता का यानी कि कमजोरी का लाभ उठाकर उसने मुगलों के अधीनता मानने से इनकार कर दिया। उसने मुगल शासक की अनुमति के बिना यानी कि आज्ञा के बिना युद्ध और संधियां की। वह अपने राज्य का विस्तार करने लगा और इसी के परिणाम स्वरूप बाजीराव ने 1728 ईस्वी में पालखेत के युद्ध में उसे हराया, जिसके कारण उन्होंने मराठा संघ को चौथ व सरदेश मुख देना भी स्वीकारा। 1748 ईस्वी में निजाम की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके पुत्र नासिरगंज और पोते मुजफ्फर जंग में हैदराबाद के सिंहासन के लिए युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और अंग्रेजों ने नासिर जंग का पक्ष लिया। फ्रांसीसियों ने एक षड्यंत्र से नासिर जंग का वध करवा दिया। वह मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बैठाया। आगे के शासक कमजोर सिद्ध हुए, जिससे हैदराबाद राज्य की स्थिति जो थी वो कमजोर होती चली गई और 1798 ईस्वी में निजाम अली ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली और हैदराबाद जो था वो अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट है कर्नाटक। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर कर्नाटक के नायब सूबेदार सादत उल्ला खान ने भी स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। सादत उल्ला खान के बाद दोस्त अली खान यहाँ का नवाब बना, लेकिन हैदराबाद की तरह कर्नाटक में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। दोस्त अली खान की मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन नवाब बना, तो उसके दामाद चंदा साहब ने कर्नाटक की गद्दी पर अपना दावा पेश किया और गद्दी प्राप्त करने में सहायता देने के लिए फ्रांसीसियों की शरण ली। फ्रांसीसियों की सहायता से चंदा साहब ने कर्नाटक पर आक्रमण करके अनवरुद्दीन को पराजित किया। चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया, लेकिन अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे। अंग्रेजों ने चंदा साहब की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। कर्नाटक जब अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया, हैदराबाद व कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन से हुए थे, कब हुए थे। नेक्स्ट, जाट राज्य। मुगल सम्राट औरंगजेब की आर्थिक एवं धार्मिक नीतियों से परेशान होकर मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यद्यपि संघर्ष को कुचलने के बाद भी जाट नेता राजाराम तथा चूड़ामन के नेतृत्व में संघर्ष जारी रहा। बहादुर शाह प्रथम ने संघर्ष को कम करने के लिए जाटों से समझौता करके चूड़ामन को मुगल दरबार में 1500 जाट और 500 सवार का मनसबदार बना दिया। फिर भी चूड़ामन ने मुगल सम्राट की दुर्बलता का लाभ उठाकर शक्तिशाली बनने का प्रयास किया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने जाटों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उन्हें राजपूतों के साथ आपस में लड़वाने का प्रयास किया। चूड़ामन की मृत्यु के पश्चात बदन सिंह उसके पुत्र सूरजमल ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। ये महाराजा सूरजमल का चित्र है। सूरजमल एक चतुर एवं योग्य नेता था। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का भी सामना किया। इनकी मृत्यु के पश्चात जवाहर सिंह, रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह जाटों के प्रमुख नेता बने। इन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत तक संघर्ष किया यानी कि युद्ध किया और स्वतंत्र विचारधारा के प्रवाह को आगे बढ़ाते रहे। ये कुछ शब्दार्थ है। मनसब यानी कि पद या दर्जा, जात यानी कि व्यक्तिगत पद, सवार घुड़सवार। नेक्स्ट है रुहेलखंड। रुहेलखंड तथा बंगस पठानों के राज्यों की स्थापना 17वीं शताब्दी के अफगानों के विस्थापन का परिणाम थी। अफगानिस्तान में 18वीं सदी के मध्य में राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता पैदा हो जाने के कारण बहुत बड़ी संख्या में
अफगानी रोह घाटी से विस्थापित होकर आए, यानी कि वहां से उठकर आ गए। कुछ समय के पश्चात अवध के शासक ने अंग्रेजों के सहयोग से इन्हें समाप्त कर दिया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इसका लाभ उठाते हुए मुहम्मद खान ने रुहेलखंड के एक छोटे राज्य की स्थापना की। यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी के उत्तर में कुमायूं पहाड़ियों तथा दक्षिण में गंगा नदी के बीच स्थित था। इस राज्य को आगे चलकर जाटों और अवध के शासकों तथा बाद में मराठों एवं अंग्रेजों के हाथों पराजित होना पड़ा। रुहेलखंड ब्रिटिश भारत के 9 प्रशासनिक मंडलों में से एक था। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। रुहेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर के जिले आते हैं। दिल्ली से पूर्व की ओर फर्रुखाबाद में एक अफगान सरदार मोहम्मद खान बंगस ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसने भी कमजोर होती मुगल सत्ता का लाभ उठाते हुए अलीगढ़ व कानपुर के महत्वपूर्ण भूभाग पर स्वतंत्र राज्य कायम किया। उसके बाद है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड भारत के मध्य में स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ महाराजा छत्रसाल के द्वारा विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया। 1728 ईस्वी में जब मोहम्मद खां बंगस ने यहाँ आक्रमण किया, तब पेशवा बाजीराव ने सहायता की और बंगस को पराजित किया। आगे चलकर यह राज्य मराठों के संरक्षण में चला गया। यह है महाराजा छत्रसाल का किला बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में पड़ता है। ये मैप भरते हुए काम आएगी ये चीजें। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में पड़ता है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य जिले महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट मध्य प्रदेश और छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, विदिशा, दतिया, भिंड व सतना है। ठीक है। अब है 18वीं सदी में भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था कैसी थी? 18वीं सदी में कृषि आधारित परंपरागत अर्थव्यवस्था का होना, ग्रामीण सामाजिक संरचना का आत्मनिर्भर होना, प्रकृति पर निर्भर संसाधनों का होना, संयुक्त परिवार प्रणाली एवं पुरुष प्रधान समाज का होना, भारतीय समाज में मध्य वर्ग का उदय होना। भारतीय समाज आर्थिक दृष्टि से विषमताओं से भरा हुआ था। यहाँ स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता थी। अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए थे। समाज में जहाँ एक और अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जो निर्धन किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जो आम लोग, जनसाधारण व्यक्ति थे, वो कष्ट में थे। भारत का सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, धातु बर्तन, आभूषण उद्योग आदि जो था वो उच्च कोटि का था, यानी कि बहुत ही बढ़िया था। विदेशी आक्रमणों ने भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी वो अराजकतापूर्ण ही रही। आपसी संघर्ष एवं विदेशी आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से डामाडोल कर दिया था। इसके अतिरिक्त सारा भारत जो था वो छोटे छोटे स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था, यानी कि बंट गया था। इस स्थिति का लाभ जो था वो पुर्तगालियों, डचों, फ्रांसीसियों व अंग्रेजों ने उठाया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारत की सार्वभौम सत्ता पर अधिकार करके अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। किसने? अंग्रेजों ने। अब मुगल तो नष्ट हो गए, लेकिन उसके बाद जहां जो राजा था, जिसके पास जो अधिकार थे, उसने अपने राज्यों को स्वतंत्र घोषित करके खुद को वहां का राजा बना दिया, जिसके कारण पूरा भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। और इस स्थिति का फायदा किसने उठाया? बाहरी ताकतों ने। विदेशी जो थे, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली थे, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि छोटों को तोड़ना आसान होता है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों ने उठाया।
भारत में यूरोपीय शक्तियों के लगभग एक साथ भारत में प्रवेश से इन शक्तियों के परस्पर संघर्ष का जन्म हुआ। यानी कि इतने सारे लोग जब एक साथ भारत में आए, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, तो उनमें आपस में भी काफी झगड़ा हुआ और अंग्रेज जो थे वो इसमें सफल हुए। व्यापार के लिए भारत में यूरोप से कई कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश आदि, जिन्होंने व्यापार हेतु भारत में अपने पैर फैलाए। और इसमें अंग्रेज सामान्यतः पूरे भारत में अपनी राजनीतिक आधिपत्य यानी कि अधिकार जमाने में सफल रहे और 1947 ईस्वी तक भारत को अपने अधीन बनाए रखा। भारत में अंग्रेजों ने व्यापार को उत्तरोत्तर सुदृढ़ एवं विकसित किया। उन्होंने 18वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में सम्राट फर्रुखसियर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करके व्यापार को और अधिक फैलाया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्रों से समृद्ध प्रांत बंगाल में भी अपना आधिपत्य जमा लिया। हैदराबाद और मैसूर में भी आपस में भारतीय शक्तियों को लड़वा करके अपना प्रभुत्व बनाया। 1757 ईस्वी में प्लासी का षड्यंत्रकारी युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध तथा मैसूर एवं कर्नाटक में भारतीय शक्तियों को आपस में लड़वाकर अपना प्रभुत्व जमाया। किसने? अंग्रेजों ने। क्या आप जानते हैं कि 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में भारत में कौन कौन सी विदेशी कंपनियां आई थी? तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। और उसके बाद है 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थी, जिसके कारण आने वाले समय में भारत को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनेक रियायतें दी, यानी कि छूट दी बहुत सारी व्यापार करने के लिए। और भारत का उच्च कोटि का सूती एवं रेशमी कपड़ा, मसाले, नील, शक्कर, औषधियां एवं बहुमूल्य रत्न किसी भी राष्ट्र को लालायित करने के लिए काफी थे, यानी कि अपने ओर आकर्षित करने के लिए। दिल्ली दरबार में गुटबंदी होने व मुगल सम्राट की निर्बलता का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने 1724 में की। पंजाब में सुकर चकिया मिसल के शासक कौन थे? रणजीत सिंह महान शासक थे। अब है हमारे, आओ याद करें। ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। राजा राम की 1700 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत इसकी पत्नी ताराबाई ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई हुई। 1722 ईस्वी में अवध में सआदत खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? सुकर चकिया। टोटल 12 मिसलें थी पाई गई है पंजाब में। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने की थी। कर्नाटक में अनुवरुद्दीन की मृत्यु के बाद चंदा साहिब नवाब बना। महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब है रिक्त स्थान भरें। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। पंजाब में उस समय कुल, अभी किया था हमने, 12 मिसल थी और मारवाड़ में अजीत सिंह ने स्वतंत्रता की घोषणा की। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। अब नेक्स्ट है उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान में यानी कि जो जिसके साथ सही मैच करेगा हम उसी को मिलाएंगे। शिवाजी, प्लासी का युद्ध। शिवाजी ने क्या किया था? शिवाजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। ठीक है।
उसके बाद है प्लासी का युद्ध। तो ये कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 ईस्वी में। बंदा बहादुर का वध कब हुआ था? 1716 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। खगोल शास्त्री शासक कौन थे? सवाई जयसिंह। उसके बाद है आओ विचार करें। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मराठा शक्ति का उत्कर्ष कैसे हुआ? तो इसको करते हैं, चलो। ये रहा, मराठा शक्ति का उत्कर्ष कैसे हुआ? मराठा शक्ति का उत्कर्ष इस प्रकार हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में छत्रपति शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1674 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि वो राजा बना। उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र संभाजी और बाद में राजा राम मराठा राज्य के शासक बने। संभाजी के पुत्र शाहू ने जनवरी 1707 ईस्वी में सतारा पर अधिकार कर लिया। उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। शाहू के समय में मराठा शक्ति का तेजी से उत्कर्ष हुआ, यानी कि उन्नति को प्राप्त हुई मराठा शक्ति। बालाजी ने मराठा संघ की नींव रखी एवं मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। 1719 ईस्वी की संधि के अनुसार मराठों को 6 मुगल सूबों से चौथ व सरदेश मुख कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट व पेशवा के मध्य हुई 1792 ईस्वी की संधि से उन्हें पंजाब, राजपूताना, सिंध, मुल्तान आदि से चौथ लेने का अधिकार मिला। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के तीसरे युद्ध का क्या महत्व था? पानीपत के 2 युद्ध पहले हो चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो ये तीसरा युद्ध कह रहे हैं, इसका क्या महत्व था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। यह कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी और इसमें अनेक महान मराठा योद्धा मारे गए। अपार धन व योद्धाओं की हानि होने के कारण पेशवा शक्ति कमजोर हो गई और मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत से पीछे हटना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, 18वीं शताब्दी में बंगाल की राजनीतिक स्थिति जो है वो कैसी थी? तो बंगाल की राजनीतिक स्थिति 18वीं शताब्दी में इसमें बहुत परिवर्तन हुआ था। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। उसने बंगाल में शांति स्थापित की और उसके साथ ही विद्रोही जमींदारों पर नियंत्रण रखा। 1727 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और 1740 ईस्वी में यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल में अपने व्यापार का प्रसार आरंभ किया। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बना। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में उसकी हार हुई। उसकी मृत्यु के बाद मीर जाफर और फिर उसके बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और मीर कासिम जो है वो बंगाल की स्थिति को सुधारना चाहता था। उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम से सहायता मांगी और तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन वो हार गए और इस युद्ध को क्या कहा? बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, तो ये बक्सर का युद्ध कहलाया, लेकिन ये अंग्रेजों से हार गए, जिससे बंगाल पर कंपनी का शासन हो गया। इसको विस्तार से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में इतना ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित थी। 18वीं शताब्दी में भारत में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिकांश लोगों का व्यवसाय जो था, रोजगार जो था वो कृषि ही था। संयुक्त परिवार प्रणाली थी, यानी कि लोग जो थे वो इकट्ठा रहते थे। समाज पुरुष वर्ग प्रधान समाज था। मध्य वर्ग का उदय हो रहा था। आर्थिक दृष्टिकोण से समाज में एक वर्ग अमीर था तो और ऐश्वर्य का जीवन यानी कि सुख सुविधाओं से भरा जीवन व्यतीत करता था और दूसरा वर्ग गरीब था जो कष्टदायक जीवन यापन
कर रहा था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, धातु बर्तन उद्योग, आभूषण उद्योग आदि खूब फल फूल रहे थे, यानी कि बढ़ रहे थे। गांव जो थे वो आत्मनिर्भर थे, परंतु विदेशी आक्रमणों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा कि अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे स्थापित हुआ। अवध में सादत खां बुरहान उल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1722 ईस्वी में वह मुगल सूबेदार के रूप में नियुक्त हुआ। सादत खां ने किसानों की दशा को सुधारने व जमींदारों को अन्याय से बचाने की कोशिश की। उसने प्रशासन व सेना को श्रेष्ठ बनाने का भी प्रयास किया। उसने विद्रोही जो जमींदार थे उन पर भी अंकुश रखा और उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की तथा उन्हें भू राजस्व देने के लिए मजबूर किया। अब है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि छोटे छोटे बिल्कुल। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कि 18वीं सदी में भारत किस के उत्पादन में अग्रणी था। तो 18वीं सदी में भारत जो था वो औद्योगिक माल के उत्पादन में अग्रणी था। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? शुकरचकिया। कुल मिसलें कितनी थी? 12। जयपुर नगर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने, जो कि एक खगोलीय ज्ञाता भी थे, यानी इनको खगोल के बारे में भी काफी ज्ञान था। जाट राज्य का गठन किसने किया था? चूड़ामन ने। मराठा राज्य की नींव किसने रखी थी? बालाजी विश्वनाथ ने। 6th क्वेश्चन हमारा कि महाराजा छत्रसाल ने कहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? बुंदेलखंड में। और मुगल साम्राज्य का पतन कब से प्रारंभ हुआ? तो मुगल साम्राज्य का पतन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि औरंगजेब जो था वो एक कट्टर था। इसने बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य किए थे, जिसके कारण जनता जो है अंदर ही अंदर मुगल साम्राज्य के प्रति विद्रोह की भावना से भर गई थी। नेक्स्ट है हैदराबाद की स्थापना कब और किसने की थी? 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी। किस शासक के काल में यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल में अपने व्यापार का प्रसार किया? अलीवर्दी खां। 1740 ईस्वी में बंगाल का स्वतंत्र शासक बना था और इसी ने ही यूरोपीय कंपनियों को सुविधाएं प्रदान की थी, जिससे वहां पर यूरोपीय कंपनियों ने अपने व्यापार को बढ़ाया था। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये लड़ाई हुई थी। और ये ध्यान रखना कि ये ईस्वी जो है मैंने ऐसे लिखी हुई है और आप ये ऊपर जो लिखी हुई है इस तरह से, दोनों ही तरह से आप इसको लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में सुजाउद्दौला व अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों ने प्रथम सहायक संधि की नीति कब अपनाई थी? पहली बार 1798 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजाम अली से सहायक संधि हुई थी। सहायक संधि की नीति किसने बनाई थी? ये बनाई थी लॉर्ड मार्कविस वेलेस्ली ने। तो हम इसको ज्यादातर ये लिखने में लॉर्ड वेलेस्ली ही आता है, लेकिन आप पूरा नाम याद रखना, लॉर्ड मार्कविस वेलेस्ली अंग्रेज गवर्नर था। ये 1798 ईस्वी में पहली बार ये संधि हैदराबाद के शासक निजाम अली के साथ हुई थी। ठीक है, भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई थी? तो ये आई थी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश आदि यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी।